अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज द हिंदू का ही फर्स्ट एडिटोरियल कवर करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल। ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका के बटे हुए समाज पे। आपने रिसेंटली चार्ली किर्क की हत्या के बारे में सुना होगा। ये राइट विंग एक्टिविस्ट थे। ये हत्या हमें बताती है कि अमेरिका में पोलराइजेशन और गन वायलेंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे को जब पसंद नहीं करते हैं तो गन्स सबकी जेब में है और हाथों हाथ वहीं पे जो है फैसला कर लेते हैं। चलिए, आज का आर्टिकल आपको आपके लिमिट्स तक पुश करेगा। पढ़ने में बीच बीच में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ऐसी क्लासेस को मिस बिल्कुल नहीं करना होता। ये आपका गोल्डन चांस होता है, महीने में 1 या 2 बार आएगा, जिसमें भरपूर आपको ग्रामर, वोकैब और रीडिंग देखने को मिलेगी। सब कुछ अपने बेसिक से करते हैं। आज का क्विज मैं आपको दिखा रहा हूं। इस क्विज को क्लास के लास्ट में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है डिवाइडेड स्टेट्स। स्टेट क्या होता है? देखो, वैसे तो स्टेट भारत में बोला जाता है राज्यों को, लेकिन स्टेट वर्ड के कई मीनिंग्स है। पहला मीनिंग तो ये राज्यों वाला हो ही गया, जैसे गुजरात एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है। दूसरा जो स्टेट का मीनिंग है वो होता है अवस्था। किस अवस्था में आप हैं? जैसे आपको नींद की अवस्था में आप है ना, आपको नींद आ रही है तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्लीपीनेस। आपको दर्द हो रहा है, यू आर इन अ स्टेट ऑफ पेन। तो अवस्था वाला मीनिंग जो है स्टेट का दूसरा होता है। अब देखो, इसका तीसरा मीनिंग भी है। राज्यों के अलावा कंट्रीज को, मुल्कों को और उनकी सरकारों को भी स्टेट कहा जाता है। जैसे द स्टेट ऑफ इजराइल यानी इजराइल की सरकार, द स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। अब यहां पे गुजरात की बात नहीं हो रही, पूरी इंडिया की बात हो रही है। तो तीनों ही मीनिंग स्टेट वर्ड के निकलते हैं। ये चीज आपको पकड़नी है। कह रहा जी डिवाइडेड यानी बटी हुई स्टेट है। अमेरिका एक ऐसी सरकार है या राज्य है जो आपस में ही लोग जिसमें डिवाइडेड है। अमेरिका की बात हो रही है ऑफ कोर्स। चलिए, तीनों मीनिंग ध्यान रखें इस वर्ड के। बारीकियां यही होती है पकड़ने की। अब फर्स्ट पैराग्राफ को देखो, टाइटल को क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द यूएस नीड्स अ न्यू एनलाइटेंड लीडरशिप इन द टू मेजर पार्टीज। कह रहे जो द यूएस है यानी अमेरिका, इसको जरूरत है एक नए एनलाइटेंड लीडरशिप की। एनलाइटेंड वर्ड को ब्रेक करो। देखिए, एन बनाया तो रूट बनाया, वर्ब बनाई। लाइट मतलब रोशनी, लाइटेंड मतलब रोशन, एनलाइटेंड मतलब जिनका दिमाग रोशन हो। ऐसे लोग जो इन्फॉर्म्ड हो, नॉलेजेबल हो, समझदार हो। तो अमेरिका को जरूरत है रोशन दिमाग वाले लीडरशिप की, समझदार लीडरशिप की, अपनी दोनों ही मेजर पार्टीज में, रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में। करंट लीडर्स जो हैं दोनों पार्टी में अमेरिका के अंदर ज्यादा कुछ काम के नहीं है, नए लीडर्स की उनको जरूरत है। चलिए, यूएस सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। अब जल्दी से बढ़े आगे। आपको मैं दिखाता हूं इस आर्टिकल की वोकैबुलरी। 3 4 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देखो। क्लास अच्छी लगती है तो जरूर से इसको एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक से इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है। जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, ये वोकैब शीट है अपनी। कर दो इसको जूम इन। पहला वर्ड अपने पास टेंडेंसी। टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति, या आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं आपकी आदत। शी हैज या ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट नेम्स। उसकी आदत है या प्रवृत्ति है नामों को भूल जाने की, फॉरगेट करने की, नेम्स को। नेचुरल हैबिट है उसकी।
टेंडेंसी या प्रवृत्ति के लिए 3-4 अच्छे वर्ड्स हैं और तीनों ही काम के हैं। आप इनको बार बार आर्टिकल्स में देखते रहोगे। इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी और प्रोपेंसिटी। ठीक है, थोड़े पढ़ने में मुश्किल है ना, अजीब से भी लग रहे होंगे, लेकिन बार बार पढ़ो तो दिमाग में बैठ जाते हैं। आज क्लास में प्रोक्लिविटी यानी प्रवृत्ति नाम का वर्ड आप देखने वाले हो। अगला वर्ड अपने पास एम्ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है पकड़, जकड़। एम्ब्रेस करना, किसी को पकड़ लेना, जकड़ लेना, गले लग जाना। अब चाहे वो कोई इंसान हो, आप उसके गले लग गए, या वो कोई ख्याल हो, कोई विचार हो, कोई आदत हो, आपने उसको गले लगा लिया। दोनों तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल होगा। अडॉप्ट करना और एक्सेप्ट करना किसी चीज को। अब इसको यूज करो। द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी। दुनिया को जरूरत है कि वो गले लगाए, एम्ब्रेस करे या अडॉप्ट करे सोलर एनर्जी को। और क्यों? टू फाइट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। एम्ब्रेस का बहुत अच्छा सिनोनिम होता है स्पाउस। बड़ा अच्छा वर्ड है अभी। स्पाउस मतलब आपका पति या आपकी पत्नी, आपका पार्टनर। स्पाउस करना, किसी इंसान को पति पत्नी बना करके गले लगा लेना। अब वो इंसान की जगह कोई चीज भी हो सकती है, कोई आदत है। यही सोलर एनर्जी को हमें एम्ब्रेस करना है, तो हमें स्पाउस भी कर सकते हैं ना, इसको गले लगा सकते हैं। सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं ना, अब मतलब समझ पा रहे होंगे आप, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एम्ब्रेस और स्पाउस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड भी बड़ा अच्छा वर्ड है अपने पास, रैंकर। रैंकर का मतलब होता है हिंदी में कड़वाहट। कड़वाहट को नफरत और दुश्मनी भी बोलते हैं, तो हेट्रेड और हॉस्टिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। द रैंकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है दोनों परिवारों के बीच, उसने कीप किया है दोनों को, या दूर रखा है दोनों को बात करने से, एक दूसरे से कई दशकों से। कीप फ्रॉम करना, किसी को किसी चीज से दूर रखना, यह भी एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए रैंकर के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे एक सिनोनिम है विट्रियल। विट्रियल एक एसिड होता है, लिटरल एक एसिड का नाम है। जैसे H2SO4 है ना, क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गया यार इसका मैं, जो टेक्निकल नेम है। H2SO4 एक खतरनाक एसिड होता है, बैटरी एसिड बोल देते हैं इसको अपने। HCl है, H2SO4 है। वैसे ही विट्रियल एक एसिड होता है जो केमिकल प्रोसेसेस में जरूर यूज होगा। वहीं से आपने इस वर्ड को बनाया गया एसिड, यानी जहर ही समझ लो एक तरह का, है ना। तो विट्रियल का मतलब होता है बड़ा कड़वा, बड़ी जहर जैसी कोई चीज। एक्रीमनी भी कड़वाहट है, एनिमोसिटी दुश्मनी है, बिटरनेस यानी, है ना, डिस्टेस्ट, रिजेंटमेंट, सभी अच्छे अच्छे सिनोनिम है। आज विट्रियल नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, सेकंड लास्ट, जस्ट अ मिनट, कॉर्नर स्टोन। स्टोन यानी पत्थर, कॉर्नर यानी किनारा। कोई भी इमारत मंजिल देखो, उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 पिलर्स होते हैं और इन पिलर्स के नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं। टेक्निकली कोई भी घर इमारत 4 पत्थरों पे टिकी होती है। बाकी चीजें भी होती हैं, सरिये सूर्य भी लगे होंगे बीच में, लेकिन नीचे जो कॉर्नर में जो स्टोन पड़े हैं वहीं पे सब कुछ मामला जो है फिक्स्ड है। तो ऐसे कॉर्नर स्टोन्स फाउंडेशन होते हैं, यानी आधार होते हैं किसी भी चीज का। और कॉर्नर स्टोन वर्ड का मतलब भी यही है। हार्डवर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मेहनत जो है आधार या नींव है सक्सेस की। ऐसे ही वर्ड आपको याद रखना है। कॉर्नर स्टोन को लिंच पिन, मेन स्टे और बेड रॉक भी बोलते हैं। देखो बेड मतलब बिस्तर, रॉक मतलब चट्टान। किसी भी घर इमारत के बिस्तर में, यानी उसकी नींव में जो चट्टान रखी है जिसपे वो इमारत खड़ी है, वही कॉर्नर स्टोन और वही बेड रॉक, ऐसे याद रखना है। मेन मतलब जो है मेन तो आपको पता ही है। स्टे मतलब आधार, जिसपे कोई चीज स्टे करे, तो मेन स्टे यानी मुख्य आधार। अगेन ये भी उसी का सिनोनिम है। लिंच पिन, इसकी स्पेलिंग्स देख लेना, दोनों सेम है, दोनों सही स्पेलिंग्स है। लिंच पिन वो पिन होती है जिसपे पहिया घूमता है, पहिए की धुरी को, बीच की एंगल को बोलते हैं लिंच पिन। तो लिंच पिन भी किसी पहिए का आधार है भाई, पहिया कैसे घूमेगा, लिंच पिन पे। तो ये ऐसे बने हैं सारे वर्ड्स, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, आज के क्विज में मैंने पूछे हैं। चलिए लास्ट वर्ड है आपके लिए, नया वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है बार्बरिज्म, जरूरत से ज्यादा क्रूएल्टी, निर्दयता। मैनी एट्रोसिटीज आर कमिटेड ऑन द इनोसेंट पीपल इन वॉर टाइम। बहुत सारी क्रूएल्टीज या निर्दयताएं कमिट की जाती हैं भोले भाले लोगों पे वॉर टाइम के दौरान, जंग के वक्त के दौरान। एट्रोसिटी, बार्बरिज्म, इनह्यूमैनिटी सब सिनोनिम्स है। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी दे दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। वैसे तो मोटा मोटा आपको पता लग ही गया है।
चार्ली किर्क नाम के एक एक्टिविस्ट थे अमेरिका में, जो राइट विंग एक्टिविस्ट थे, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे। 30-32 साल के ये युवा थे। कॉलेजेस में जाकर के ये स्पीच देते थे, राइट विंग को सपोर्ट करते थे, डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने के लिए कहते थे लोगों को। अचानक से एक दिन इनको किसी ने गोली मार दी। अब इनको गोली मारने का मतलब क्या है? दो चीजें। एक तो अमेरिका बहुत डीपली डिवाइडेड है, राइट विंग और लेफ्ट विंग वाले एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। और ये कब होता है? जब आपके नेता किसी काम के ना हो, जब आपके नेताओं से आपको नफरत के अलावा कुछ और सीखने को ना मिले। और दूसरा, अमेरिका का गन वायलेंस और गन कल्चर, वो इतना ज्यादा गुथा हुआ है वहां के समाज में कि जब भी आदमी का पारा बहुत पार हो जाता है तो क्या करते हैं लोग? एक दूसरे से वहीं पर निपट लेते हैं गन्स के जरिए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये है डिवाइडेड स्टेट की निशानी। आप जरूर अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर देश हो सकते हैं, लेकिन आप इतने बटे हुए हैं कि देख के डर लगता है आपको। आज की टोन है कंसर्न्ड और क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है अमेरिका के नेताओं को, डोनाल्ड ट्रंप जैसे। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। The shooting of Charlie Kirk, a controversial, outspoken conservative commentator and political ally of US President Donald Trump, has revealed once again the depth of polarization of opinion in the country. कह रहा है जो शूटिंग है, शूटिंग यानी हत्या, किलिंग, और किसकी? चार्ली किर्क नाम के आदमी की। कह रहा है जो कि एक कंट्रोवर्शियल और आउटस्पोकन कंजर्वेटिव कमेंटेटर थे, जो एक विवादास्पद और बड़बोले, आउटस्पोकन मतलब जो स्पीक बहुत ज्यादा करता हो, बड़बोला हो, जो कि एक विवादास्पद और बड़बोले या मुखर कंजर्वेटिव कमेंटेटर भी थे। और क्या थे? पॉलिटिकल अलाय थे, सियासी दोस्त थे। और किसके? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। कह रहा है इनकी जो शूटिंग है, इसने रिवील किया है, खुलासा किया है फिर एक बार, वंस अगेन, डेथ का या गहराई का जो है पोलराइजेशन की या बंटे होने की, बंटवारे की। और पोलराइजेशन है ओपिनियन में, ख्यालों में, एक कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर। और एंड इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स यूजिंग लीथल वायलेंस टू सेटल डिबेट्स। और इसकी डिस्टर्ब करने वाली, इस देश की हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली प्रवृत्ति को, प्रोक्लिविटी को भी रिवील किया है, जो है यूज करने की मारक हथियारों को, लीथल वायलेंस को या हिंसा को, ताकि सेटल कर सके डिबेट्स को या एक दूसरे से बहस को खत्म कर सके। पहला सेंटेंस ही इस आर्टिकल की आत्मा है। पूरा आर्टिकल यहां से कवर हो गया आपका। शूटिंग ने क्या किया है? रिवील किया है, खुलासा किया है फिर एक बार दो चीजों का। एक तो गहराई बताई है कि बटे होने की कितनी है। पोलराइजेशन मतलब डिवीजन, समाज के अंदर फटी पड़ी हुई जो है फूट। तो आप जो है ध्रुवीकरण की या फूट की गहराई को बताया है वहां की ओपिनियन में लोगों की। और वहां जो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, प्रोक्लिविटी या प्रवृत्ति है लीथल वायलेंस को यूज करने की, एक दूसरे को मारने वाली हिंसा को यूज करने की, जब उन लोगों को डिबेट्स को सेटल करना होता है। शूटिंग बनेगा सब्जेक्ट, हैज रिवील्ड, इसकी वर्ब है, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। चलो, आउटस्पोकन। देखो, आउट लगा करके अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और बड़े याद है इनको, समझना इनको बड़ा आसान है। आउट मतलब जरूरत से ज्यादा, इन एक्सेस। स्पोकन यानी बोलने वाला। आउट स्पोकन यानी बहुत बोलने वाला आदमी, मुखर बोलते हैं इसको हिंदी में, या बोल देते हैं बड़बोला। आउट लास्टिंग, लास्ट का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना। आउट लास्टिंग यानी जो चीज बहुत लंबे वक्त तक टिकी रहे, बाकी सब चीजों से ज्यादा टिकी रहे, वो करती है आउट लास्ट। आउटलैंडिश, देखिए लैंड मतलब जमीन, आउटलैंडिश मतलब एक ऐसी लैंड से कोई आई हुई चीज जो बड़ी अजीब है। आउटलैंडिश मतलब वेरी अनयूजुअल। भैया हमारी लैंड की है ही नहीं, ये तो मंगल ग्रह से आई है, समझ रहे हो? वेरी अनयूजुअल कोई चीज को बोलते हैं आउटलैंडिश। रेज यानी गुस्सा, आउटरेज यानी गुस्से में, बहुत जरूरत से ज्यादा गुस्से में जब कोई आदमी होता है उसको बोलते हैं आउटरेज्ड। डेट यानी पता ही आपको, दिनांक, दिन। आउटडेटेड यानी जिसकी डेट जा चुकी है, जो डेट से बाहर हो चुका है, इसको आप ऑब्सोलीट भी बोलते हैं। ऑब्सोलीट। तो ऐसे आउट से बनने वाले वर्ड्स को ध्यान में रखना। इन्हीं में से एक दो वर्ड मैंने आज के क्विज में आपसे पूछे हैं। आउटस्पोकन, आउटलैंडिश, आउटरेज्ड, आउटलास्टिंग एंड आउटडेटेड। चलो, कंट्रोवर्शियल आप समझते ही हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे द क्यों नहीं लगाया हुआ? आजकल इनके आगे द नहीं लगता, आपने देखा क्यों नहीं लगा द?
देखो जब भी कोई आदमी दूसरी बार प्रेसिडेंट बनता है ना, उसका द निकाल देते हैं। फर्स्ट बार बनता है तो द रखते हैं, ऐसा ही होता है ना। देखो ध्यान रखना, कोई भी ओहदा होता है ना, उसके आगे द का इस्तेमाल करना चाहिए। द यूएस प्रेसिडेंट आपको लिखना चाहिए, रूल ये कहता है। लेकिन जब भी ओहदे के साथ में उस आदमी का नाम भी लिख दिया जाए, नाम भी लिख दिया जाए, तब आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है मामला। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इंडियन पीएम लिख रहे हो आप, इंडियन पीएम, भारत के पीएम, इंडियन प्रेसिडेंट लिख रहे हो, भारत की प्रेसिडेंट, तो आपको द का इस्तेमाल करना है। लेकिन इंडियन पीएम के साथ में अगर आपने मोदी भी लिख दिया, इंडियन पीएम मोदी, तो फिर द का इस्तेमाल नहीं होगा। बस ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है जी, आयरॉनिकली मिस्टर कर्क वॉज अ वोकल एडवोकेट ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट राइट टू बेयर आर्म्स। आयरॉनिक बात यह है, हास्यास्पद बात यह है, कंट्रोवर्शियल बात यह है कि ये जो कर्क थे, ये एक वोकल एडवोकेट थे, ये एक मुखर पैरवी करने वाले थे, वकील थे अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट राइट की, जो है हथियारों को बेयर करने का या फिर आर्म्स को, हथियारों को जेब में रखने का। Even as he espoused a range of right-wing values at liberal university campuses, और ये वो तब करते थे इवन एस, जब वो espouse करते थे या गले लगा करके बताते थे एक रेंज को पूरी राइट विंग वैल्यूज की, और ये काम किया करते थे वो ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो एक्चुअल में लिबरल हैं, लेफ्ट विंग है। कह रहा है एंड इन कर्बिंग अबॉर्शन राइट्स एंड लिमिटिंग द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड एलजीबीटीक्यू पर्सन, और ये सारा काम वो किया करते थे कर्ब करने में या लिमिट करने में अबॉर्शन के राइट्स को, और लिमिट करने में उन सभी राइट्स को जो है ट्रांसजेंडर के और एलजीबीटीक्यू टाइप के पर्सन के। ये इस टाइप के आदमी थे। तो आयरॉनिक बात क्या है, कर्क जो है खुद ही वायलेंस के सपोर्ट में थे, वायलेंस के तो नहीं लेकिन आर्म्स के सपोर्ट में थे। अमेरिका में सेकंड अमेंडमेंट है जो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपनी जेब में बंदूक रख सकते हैं। तो ये आदमी बंदूकों को रखने के समर्थक था, और इसको एक्चुअल में हुआ क्या, उसी लॉ की वजह से किसी आदमी ने गोली मार के हत्या कर दी। तो ये आयरॉनिक बात बताई गई है। और लिबरल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाकर के राइट विंग की बातें करते थे, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, कहते थे कि अबॉर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए महिलाओं को, जो राइट विंग के लोग कहते हैं अमेरिका में, और ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू पर्सन भी जो है उनको समाज में अधिकार ना मिले। कह रहा है ऑल द वाइल रिक्रूटिंग यंग वोटर्स टू रिपब्लिकन कॉज, और ये सारा काम जो ये करते थे ना, ऑल ये तब करते थे वाइल रिक्रूट करते हुए युवा वोटर्स को कि वो रिपब्लिकन कॉज में शामिल हों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हों। चलिए सेंटेंस का मीनिंग निकाला आपने। कर्क की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है एस्पाउज। एस्पाउज करना, गले लगाना, एम्ब्रेस करना। एस्पाउज और एम्ब्रेस का बिल्कुल उल्टा होता है स्ट्रेंज और एलिनेट। यहां पे आप किसी चीज को गले लगाते हो एस्पाउज में, यहां पे आप किसी गले लगाई हुई चीज को छोड़ देते हो। जैसे कोई बुरी आदत, बुरा दोस्त, अगर आपने उससे दूरी बना ली है किसी आदत से, दोस्त से, तो आप उसको स्ट्रेंज कर चुके हो, एलिनेट कर चुके हो। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, इससे आपके दिमाग में बैठेगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू डैश हार्डवर्क एंड डैश लेजीनेस। टीचर ने एडवाइस किया स्टूडेंट्स को कि हार्डवर्क को डैश करना है और लेजीनेस को डैश करना है। अब बताओ किसको एस्पाउज करोगे और किसको एलिनेट करोगे? ठीक है, बना के डालोगे कमेंट्स में। चल जरूर से ट्राई देना, आपको फीडबैक मिलेगा। कर्व करना, लिमिट करना और कंट्रोल करना एक ही बात है। कह रहा जी द मैन अरेस्टेड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आज है ना पेन ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। कह रहा है द मैन अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ शूटिंग हिम, टाइलर रॉबिन्सन, is said to have diverged from his own conservative family roots। कह रहे वो आदमी जो अरेस्टेड है, और अरेस्टेड कैसे है, इस सस्पिशन पे या शक पे जो है शूट करने का इस आदमी को, कर्क को। अब इस आदमी का नाम क्या था शूटर का, टाइलर रॉबिन्सन। ये भी इस सेट बताया जाता है कि वो डाइवर्ज कर चुका है, अलग हो चुका है अपने खुद के कंजर्वेटिव फैमिली रूट से। Although few specifics or possible motives are established so far, हालांकि बहुत कम स्पेसिफिक्स का मतलब होता है डिटेल्स, और पॉसिबल मोटिव्स यानी उसके क्या इरादे थे, पॉसिबली
उनको स्टैब्लिश किया गया है पैसिव वॉइस में अभी तक सो फार। तो इनको मारने वाला आदमी भी एक राइट विंग फैमिली से आता था, लेकिन अलग हो गया, शायद अल्ट्रा लेफ्ट विंग हो गया और इस आदमी ने हत्या कर दी। चलिए, मैन की वर्ब है अरेस्टेड, अरेस्टेड ही वर्ब है ना, ये जानबूझ के मैंने किया पिंक कलर। मैन की वर्ब है इज सेड, इज सेड करना, किसी को बताया जाना, ही इज सेड टू हैव डन समथिंग, ऐसा बताया जाता है वो कुछ कर चुका है। अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन के बारे में बता रही है। कौन सा मैन? वो मैन जो अरेस्ट किया गया है, जिसको गिरफ्तारी हुई है। समझ पा रहे हो? ये मैन की वर्ब है यहां रखी हुई, अरेस्टेड एक एडजेक्टिव है, मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ब्रेक करोगे सेंटेंस तो समझ में आएगा। डाइवर्ज होना, किसी से अलग होना। स्पेसिफिक्स यानी डिटेल्स और मोटिव्स यानी इरादे, दोनों की वर्ब है आर एस्टैब्लिश्ड। कह रहे दिस मच इज क्लियर, इतनी बात साफ है। कौन सी बात? years of political vitriol backed by policies built on the values of nativism, revisionism, exclusion, religiosity, and a hateful intolerance of social and ideological diversity have brought the shutters down on any channels for open-minded dialogue. बात हमारे सामने ये साफ है अमेरिका के अंदर कि बहुत सालों का जो जहर था, और कैसा जहर था? पॉलिटिकल विट्रियोल था, सियासी जहर था। और वो जहर जो बैक्ड बाय था, सपोर्टेड बाय था ऐसी पॉलिसीज या कानूनों से जो बिल्ड थे, बने हुए थे इस तरह के जो है वैल्यूज पे, मूल्यों पे। और वैल्यूज क्या है? वैल्यूज है ये सारी की सारी खराब तरह की वैल्यूज। पहली वैल्यू है नेटिविज्म, यानी मैं नेटिव हूं, अमेरिकन हूं, मुझे सिर्फ अमेरिकन को सपोर्ट करना, बाहर के लोग सभी मेरे दुश्मन है। दूसरी वैल्यू है रिविजनिज्म, ये एक आइडियोलॉजी है, इसको चेक करना नेट पे क्या होती है। एक्सक्लूजन, सिर्फ मेरे लोग मेरे अपने हैं, बाकी सब लोग को मैं एक्सक्लूड करूंगा। रिलीजियोसिटी, मैं रिलीजन के हिसाब से लोगों से भेदभाव करूंगा, मेरे रिलीजन के लोग मेरे दोस्त, बाकी सब मेरे दुश्मन। और एक हेटफुल इनटॉलरेंस है, नफरत भरी जो असहिष्णुता है सामाजिक और वैचारिक डाइवर्सिटी की, विविधता की। कह रहे ये सारे ईयर्स हैं ऐसे जहर के जिसमें नेताओं ने इस जहर को बढ़ाया है। इन ईयर्स ने ला दिया है, दे हैव ब्रॉट, और कहां लाया है? शटर्स को नीचे लाया है किसी भी रास्ते पे या चैनल पे जो है खुले विचार से, खुले दिमाग से होने वाले डायलॉग का। अब अमेरिका में बातचीत करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर आदमी इन्हीं वैल्यूज पे चलता है। ठीक है, ओपन माइंडेड डायलॉग एंड बाय पार्टिसनशिप दैट माइट हैव एग्जिस्टेड सो अर्लियर। शटर्स जो हैं ना केवल डायलॉग पे बंद हुए हैं बल्कि बाय पार्टिसनशिप पे भी हुए हैं। बाय पार्टिसनशिप का मतलब होता है राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो है कोऑपरेशन। भाई अगर आप राइट विंग के और लेफ्ट विंग के हो तो कंट्री के सिटीजन ना, तो आप आपस में कोऑपरेट तो कर ही सकते हो कभी ना कभी। तो ये होता है बाई पार्टनरशिप, जो शायद एग्जिस्ट करती होगी पहले, जो आजकल अमेरिका में नहीं करती है। पढ़ने में मुश्किल है सेंटेंस, मुझे पता है, लेकिन आपको इसको ऐसे पकड़ना है। ईयर सब्जेक्ट है, वर्ब इनकी है ब्रॉट। ये कई साल जो है जहर के वो ले आए हैं सारे शटर्स को नीचे। शटर्स नीचे किस चीज पे लाए हैं? पहले लाए हैं ओपन माइंडेड डायलॉग पे, दूसरे लाए हैं बाई पार्टिसनशिप पे। चलो देखने वाला और कुछ इसमें है नहीं। रिलीजियोसिटी मतलब धार्मिकता है ना, ये सब जो है बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज है। वर्ड जो है देखने वाला वो है डायलॉग, और अंग्रेजी में लॉग रूट से 4 वर्ड्स बनते हैं। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, एक बार खुद से दिमाग को ट्राई दो, कितने वर्ड्स आपको पता है। देखिए डायलॉग जिसमें 2 लोग बातचीत कर रहे हो आपस में। मोनोलॉग जिसमें एक ही आदमी खुद से बात कर रहा हो। कभी कभी आप खुद से बात करते हो ना, किसी कहानी में, मूवी में, नाटक में, वेब सीरीज में भी कोई कैरेक्टर खुद से बात करे और उसकी बात दिमाग की आपको जोर जोर से सुने, वो कहलाती है मोनोलॉग। 2 लोग करें तो डायलॉग। प्रोलॉग और एपिलॉग क्या होता है? देखिए प्रो मतलब बना है प्री और एपी मतलब होता है आउट। प्रोलॉग का मतलब होता है किसी किताब का शुरुआती चैप्टर, भूमिका जिसमें किताब के बारे में बताया गया हो। एपिलॉग होता है किसी किताब का या कहानी का लास्ट चैप्टर के बाद वाला चैप्टर, जिसमें ऑथर अपना एक संदेश, एक मैसेज आपको देता है कि इस किताब में मैं क्या कहना चाहता था। तो प्रोलॉग समझ गए, पहले का चैप्टर किताब शुरू होने से, एपिलॉग बाद का चैप्टर किताब खत्म होने का, या कहानी या कोई ड्रामा भी हो तो उसका भी। तो ये लॉग रूट से बनने वाले 4 वर्ड्स हैं। लॉग का मतलब होता है बातचीत। चलिए ऐसे याद रखोगे तो 1 वर्ड बड़े इजी होते हैं याद करने। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है द यूएस इज
at a crossroads in terms of its standing as a moral and economic force। कह रहे अमेरिका जो है एक क्रॉस रोड्स पे है, एक चौराहे पे खड़ा है, और किस रूप में? इस टर्म्स में, और वो रूप है खड़े होने का, स्टैंड करने का, एक नैतिक और इकोनॉमिक फोर्स के तौर पे। और कैसे खड़ा है भाई ये? espousing relatively for the merits of democracy and capitalism। ये खड़ा है espouse करने के लिए, espouse कर चुकने के बाद, गले लगा चुकने के बाद, रिस्पेक्टिवली या क्रमशः मेरिट्स को या फायदों को, जो है डेमोक्रेसी का और कैपिटलिज्म का। देखो सेंटेंस का मीनिंग, अमेरिका आज एक चौराहे पे खड़ा है अपने मॉरल और इकोनॉमिक फोर्स को लेकर के। हो सकता है आज से 10 साल बाद अमेरिका मॉरल और इकोनॉमिक फोर्स ना रहे दुनिया की, लेकिन ये बना कैसे? बना ऐसे था, इसने स्पाउस किया था किसी वक्त मॉरल फोर्स बनने के लिए डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी की मेरिट्स को, और इकोनॉमिक फोर्स बनने के लिए कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। लेकिन आज ये दोनों चीजें इस पे उल्टी पड़ रही हैं, समझ गए ना? तो रिस्पेक्टिवली बता रहा है क्रमशः क्या क्या हुआ, मॉरल के लिए जो है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इकोनॉमिक के लिए कैपिटलिज्म। चलिए, यूएस की वर्ब है जो है इज, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराया। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन आगे आर्टिकल अ लगा हुआ है। कभी भी अ और एन आप प्लूरल के आगे नहीं लगाते हो। एप्पल्स लिखा हो, बहुत सारे सेब पड़े हो, तो एप्पल्स के आगे एन एप्पल्स नहीं लिखोगे आप, लेकिन क्रॉस रोड्स के आगे आपने अ लगाया हुआ है। ऐसा क्यों? चलो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करवाता हूं, ठीक है? कह रहा है जी, गिवन the crackdown on and deportation of students, academics and residents protesting atrocities in Gaza and the cruel family separations resulting from immigration raids, there are many who would doubt the claim that US remains the bedrock of substantive democracy। कह रहा है देखते हुए गिवन क्रैकडाउन को, शिकंजे को जो लगा है ऑन इन लोगों पे, और डिपोर्टेशन को या घर वापसी को कई सारे स्टूडेंट्स की, वापस उनको इंडिया, चाइना, पाकिस्तान भेज देने के काम को। कह रहा है इस चीज को देखते हुए, और ये क्रैकडाउन और डिपोर्टेशन किसका हुआ है? स्टूडेंट्स का हुआ है, प्रोफेसर्स का हुआ है, एकेडमिक्स का, और कई रेसिडेंट्स का हुआ है, नागरिकों का, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एट्रोसिटीज का, या फिर यूं कह दें क्रूएल्टी का गाजा में। कह रहा है इसको देखते हुए, और कह रहा है साथ में क्रूअल, बहुत ही निर्दयी फैमिली से सेपरेशंस को भी देखते हुए, जो रिजल्ट फ्रॉम होते हैं इमिग्रेशन वालों की रेड से अमेरिका में। कह रहा है इनको देखते हुए ना, बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मैनी, जो डाउट करेंगे, जिनको शक लगेगा आज इस क्लेम पे, इस दावा पे, कि अमेरिका जो है वो बना हुआ है आज भी बेड रॉक या फाउंडेशन या आधार डेमोक्रेसी का, और ऐसी डेमोक्रेसी जो सब्सटेंटिव है, जो मीनिंगफुल है। मतलब अमेरिका में आप देखो तो सब उल्टे पुल्टे काम ही हो रहे हैं। गाजा की अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको, अमेरिका में अगर आप पढ़ने गए थे, काम करने गए थे, वहां रहने लगे थे, आपको आपके घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि अमेरिका में सच्चाई के साथ अगर आप खड़े हो और सरकार को पसंद नहीं है, तो सरकार आपको भगा सकती है वहां से, फैमिली से दूर कर सकती है आपकी। और बहुत लोगों को इस चीज पे अब डाउट होगा कि अमेरिका आज भी आधार या स्तंभ है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का बेडरॉक इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। समझ में आया सेंटेंस? मुश्किल है लेकिन मीनिंग निकाला आपने। देयर आर मैनी, तो मैनी की वर्ब है आर, मैनी के लिए आया हु की वर्ब है वुड डाउट, यूएस की वर्ब है रिमेन्स, बेडरॉक, फाउंडेशन, लिंचपिन, है ना, याद है ना वर्ड? चलो, सब्सटेंटिव यानी मीनिंगफुल। आगे कह रहा है इकोनॉमिकली द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर दैट इमर्ज थ्रू द ईयर्स ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस स्टैंड्स इन अ शैम्बल्स इन सम रिगार्ड्स। कह रहा है और आर्थिक तौर पे भी देखें तो जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, नियमों पे चलने वाला पूरी दुनिया का सिस्टम है, कह रहा है जो इमर्ज हुआ था, दैट इमर्ज्ड, एक कई सालों से, कई साले ईयर से, जो ईयर्स थे वॉशिंगटन कंसेंसस के, ये बताता हूं मैं आपको क्या है। कह रहा है वो स्टैंड करता है इन अ शैम्बल्स, वो आज खड़ा है एक बहुत खराब अवस्था में, और कह रहा है इन सम रिगार्ड्स, किसी किसी रिगार्ड में या किसी किसी रूप में। और ये कैसे हुआ? विद मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी दैट फ्यूल्ड अ वर्ल्ड वाइड ट्रेड वॉर। ये सारा काम हुआ है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से, जिसने फ्यूल कर दिया है, भड़का दिया है पूरी दुनिया में व्यापारिक युद्ध को, ट्रेड वॉर को, ब्रिंगिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू देयर नीज, लाते हुए, ब्रिंग करते हुए दुनिया भर की सप्लाई चेन्स को उनके घुटनों पे।
तो इकोनॉमिक तौर पे भी देखें तो अमेरिका महाशक्ति नहीं रहा, उल्टे पुल्टे टैरिफ नीतियां बना रहे हैं ये, जिससे दुनिया का इंटरनेशनल ऑर्डर खराब कर दिया इन्होंने। पहले खुद ही इन्होंने पूरी सिस्टम बनाया था दुनिया का, अब वो खुद ही उस पर पानी फेर रहे हैं। चलिए, इंटरनेशनल ऑर्डर सब्जेक्ट है, स्टैंड्स इसकी वर्ब है, मार्क कर देता हूं इसको मैं यहां पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, स्टैंड्स इसकी वर्ब है। दैट आया है ऑर्डर के लिए, ऑर्डर का मतलब आपको पता है ना सिस्टम, ऑर्डर की वर्ब है, दैट की वर्ब है इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उबर करके आना। दैट आया है पॉलिसी के लिए, इसकी वर्ब है फ्यूट। अब देखो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था। वॉशिंगटन कंसेंसस का मतलब है दुनिया के सारे बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो वॉशिंगटन या अमेरिका में जो है इस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने मिल करके 1980 के दशक में ये कंसेंसस की थी कि हम दुनिया को अमीर बनाएंगे, हंगर को खत्म करेंगे। तो इन्होंने लिबरलाइज्ड वैल्यूज को इम्पोज किया, अपने देश के व्यापार को खोलो, एफडीआई की जो है खोलो, मतलब पूरी दुनिया को इन्होंने खोलने के लिए प्रेरित किया। तो इनका एक यूं समझ लो एक अग्रीमेंट था 1980 का, 1980 के दशक का, कि दुनिया को अमीर बनाएंगे। तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस कहलाता है। इसी के आधार पे दुनिया आज आप देख रहे हैं इतनी पैसे वाली हो गई है, लेकिन इस कंसेंसस के बावजूद आज पूरा ऑर्डर बिगड़ रहा है। चलो अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं। शैम्बल्स, पीछे एस लगा हुआ है, आगे अ लगा हुआ है, और ऊपर देखो क्रॉस रोड्स, पीछे एस लगा हुआ है, आगे अ लगा हुआ है। इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस आता है। ये ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन होते ये सिंगुलर हैं। जैसे बीमारियां, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज, सारी सिंगुलर बीमारियां हैं ना ये, लेकिन पीछे एस लगने के बावजूद आप इनको सिंगुलर ही ट्रीट करोगे, एस से ये प्लूरल नहीं बनती। ये सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिर ये गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, टेनिस, टेनिस भी लिख सकते हो, पीछे एस आता है। फिर कुछ नाउन्स हैं जैसे केओस, एथोस, मीन्स और शैम्बल्स, इसमें क्रॉस रोड्स भी ऐड कर देना। ठीक है, क्रॉस रोड्स, ये सारे नाउन्स भी ऐसे नाउन्स हैं जिनके पीछे एस लगा है, लेकिन ये एस लगने के बावजूद ये नाउन सिंगुलर होते हैं। क्रॉस रोड्स यानी ऐसी जगह जहां पे रोड्स क्रॉस कर रही हो, चौराहे को बोलते हैं सर्कल को। तो ये क्रॉस रोड्स में सर्कल एक ही है, रोड्स कई क्रॉस कर रही हैं, तो अ क्रॉस रोड्स। एथोस का मतलब होता है मूल्य, आपके सारे मूल्यों के ग्रुप को बोलते हैं एथोस, तो एन एथोस। रेलवेज, इंडियन रेलवेज का एक डिपार्टमेंट है, तो रेलवेज के आगे आप प्लूरल वर्ब मत लगाना, है ना, सिंगुलर रखोगे इसको। केओस का मतलब होता है अराजकता, शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता, इसके आगे अ लगता है। मीन्स का मतलब होता है जरिया, जरिया एक ही होगा, मीन्स लिखा जाएगा, अ मीन्स, ऑल मीन्स, एनी मीन्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको देख रहे हैं, उनका खास ख्याल रखना है, इनको प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं देनी है। लास्ट में है वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। स्पीसीज, स्पीसीज यानी प्रजाति। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हैं। अगर एक आदमी का अता पता है वेयर अबाउट्स, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। कई लोगों का अता पता है तो ये प्लूरल हो जाएगा। एक प्रजाति है स्पीसीज तो सिंगुलर, कई है तो प्लूरल। चलो मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको कैसे एक्सपेक्ट करोगे। डायबिटीज इज या आर स्प्रेडिंग रैपिडली इन सिटीज एंड रेलवेज इज या आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन्स एट स्टेशंस। डायबिटीज फैल रही है तेजी से शहरों में, और रेलवेज कोशिश कर रहा है अवेयरनेस कैंपेन्स को क्रिएट करने की स्टेशंस पे। रेलवेज, इंडियन रेलवेज सिंगुलर है तो वर्ब यहां पे सिंगुलर आएगी इज। डायबिटीज भी सिंगुलर बीमारी है तो वर्ब यहां पे सिंगुलर आएगी इज। बस ये आपको समझना है। थर्मोडायनेमिक्स इज या आर एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स एक क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स आपको लिखना होता है। तो इसलिए आप शैम्बल्स के आगे अ लिखते हो और क्रॉस रोड्स के आगे भी आप अ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, खुद से इसको ट्राई दो एरर्स हैं इसमें। द एथोस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर डिसिप्लिन बट आफ्टर द सडन प्रोटेस्ट द कैंपस वॉज इन शैम्बल्स। जो मूल्य हैं इस इंस्टीट्यूशन के वो डिसिप्लिन है या जो है अनुशासन है, लेकिन फिर भी सडन प्रोटेस्ट के बाद कैंपस जो था वो बहुत शैम्बल्स या अफरा तफरी में था। सही करके डालना कमेंट्स में, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़े। इकोनॉमिकली वाला ये सारा हो गया ना, आ जाओ। कह रहा है जी, नोवेयर इज द इंपैक्ट ऑफ दीज टेक्निकल शिफ्ट्स इन द यूएस's आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिसी पोस्चर
मोर कीनली फेल्ट देन ऑन इट्स ऑन सॉइल। कह रहा है नोवेयर यानी कहीं भी नहीं, है यानी इज, जो इम्पैक्ट यानी असर है इन सारे टेक्टोनिक शिफ्ट्स का, बड़े बदलावों का। टेक्टोनिक यानी बहुत बड़ा, स्ट्रक्चरल, शिफ्ट यानी बदलाव। और कहाँ आया है? अमेरिका के आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी पोस्चर में आया है, इनके वैचारिक और कानूनी ढांचे में आया है। कह रहा है मोर कीनली फेल्ट, और अच्छे से फेल्ट होता है, कहीं भी और नहीं फेल्ट होता अमेरिका का बदलाव बजाय इसकी खुद की सॉइल के। अमेरिका के बदलाव को अगर आपको फील करना है तो कहीं और मत फील करो, भारत में इसकी खुद की धरती पे, जमीन पे ही आपको ये बदलाव फील हो जाएगा। और ये कैसे होता है? विद डेमोक्रेट्स ऑन द रिट्रीट। कह रहा है ये सारा काम होता है जो है जो बाइडन की डेमोक्रेट्स पार्टी के रिट्रीट पे होने के साथ ही, या पीछे हटने के साथ ही। ऑन द रिट्रीट होना यानी पीछे हटना, हारना। आफ्टर 2 टर्म्स, ट्रम्प की 2 टर्म्स के बाद, उनके 2 कार्यकालों के बाद। एंड रिपब्लिकन एम्ब्रेसिंग देयर प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल एजेंडा, और साथ ही रिपब्लिकन्स के एम्ब्रेस कर लेने के, गले लगा लेने के अपने प्रेसिडेंट के सियासी एजेंडा को। तो इन दोनों चीजों के साथ ही आपको सारा असर अमेरिका में ही फील होगा। अब ये पॉलिटिकल एजेंडा कौन सा है भाई? रिपब्लिकन्स का, इनके लीडर का, प्रेसिडेंट का। कह रहा है विच इज ओनली एन अमॉर्फस वर्जन ऑफ द क्लासिक कंजर्वेटिज्म। इनका पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक अमूर्त, अमॉर्फस यानी मॉर्फलेस, शेपलेस, अमूर्त वर्जन है क्लासिक कंजर्वेटिज्म का या एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स का। दैट मैनी ऑफ देम अडियर टू, जिससे ज्यादातर वो लोग अडियर टू करते हैं, जो है अबाइड बाय करते हैं या फॉलो करते हैं। मुझे पता है बहुत टेढ़ा सेंटेंस है, इसीलिए बोल रहा था आज का आर्टिकल आपको पुश करेगा। इतना मीनिंग तो आपने निकाल ही लिया भाई। इसका असर जो है, इंपैक्ट जो है, कहीं भी और ज्यादा फील नहीं होता बजाय अमेरिका के। अमेरिका में होता है सबसे ज्यादा, और ये फील होता है डेमोक्रेट्स के पीछे हटने के साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप के 2 टर्म करने के बाद, और रिपब्लिकन के अपना लेने के साथ ही अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल एजेंडा को। और ये एजेंडा कुछ नहीं है, ये एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स ही है, कंजर्वेटिज्म ही है, जो अमॉर्फस वर्जन है उसका। अमॉर्फस यानी टेढ़ा मेढ़ा वर्जन, अमूर्त वर्जन, फॉर्मलेस वर्जन है उसका। और वही वर्जन है जिसको ज्यादातर लोग ये जो है खुद भी अडेयर करते हैं, रिपब्लिकन जिसको फॉलो करते हैं। चलो, सेंटेंस एक नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हुआ है। आज करवाऊंगा नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन याद करवा देता हूं आपको। नो वेयर, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली जब भी शुरू में आए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, मेन वर्ब को बाद में रखा जाता है। ठीक है, विच आया एजेंडा के लिए, विच की वर्ब है। अमॉर्फस देख लेना, फॉर्मलेस। कह रहा है जी, व्हेन कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस द आइल फॉल साइलेंट, फियर लूम्स लार्ज। कह रहा है जब कॉन्वर्सेशंस हैं अक्रॉस द आइल, आइल का मतलब होता है गैलरी, एक ऐसी गैलरी है, रास्ता है, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, यहां रिपब्लिकन है, यहां लेफ्ट विंग वाले हैं। कह रहा है जो कॉन्वर्सेशंस हैं रास्ते के दोनों तरफ की, या किसी भी पहलू के दोनों तरफ की, फॉल साइलेंट होती है, खत्म हो जाती है, बातचीत जब खत्म हो जाती है, तो फिर डर जो है, फियर, वो लूम लार्ज करता है, बड़ा बड़ा सर पे मंडराता है। लूम यानी मंडराना, लार्ज यानी बड़ा बड़ा। स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज पुश टू द फ्रिंजेस ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, खास करके माइनॉरिटीज के लिए, और वो माइनॉरिटीज जो पुश्ड हैं फ्रिंजेस पे, हाशिए पे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के या सियासी बातचीत के। एंड द डेस्परेट ऑन ऑल साइड्स फॉल बैक ऑन टॉक्सिक गन कल्चर, और फिर जो डेस्परेट लोग होते हैं दोनों साइड के, राइट विंग और लेफ्ट विंग के, वो फॉल बैक ऑन करते हैं या सहारा लेने लगते हैं टॉक्सिक या जहरीले गन कल्चर का। और क्यों लेते हैं? टू गिव वेंट टू देयर फ्रस्ट्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन को रास्ता देने के लिए, वेंट देने के लिए। विद स्टेटस को, और फ्रस्ट्रेशन उनकी है यथास्थिति को लेकर के, स्टेटस को या प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के। है ना आज का आर्टिकल? सच में मजा आ रहा होगा आपको। मुझे ही पढ़ाते हुए फील हो रहा है कि बहुत चीजें आपको है ना हैवी लग रही होंगी। फिर से देख लो, जब भी बातचीत 2 धड़ों में बंद हो जाती है, अक्रॉस द आइल फॉल साइलेंट होती है। आइल आपने देख लिया, बीच की गैलरी है, दोनों धड़े आपस में बैठे हैं। फिर फियर जो है, डर, वो बड़ा बड़ा आपके सर पे मंडराने लगता है, खास करके माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। वो अल्पसंख्यक जो हाशिए पे, फ्रिंजेस पे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के बैठे हैं, जिनसे कोई बातचीत करता ही नहीं है, जिनसे कोई पूछता ही नहीं है। और फिर जो डेस्परेट लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं दोनों साइड से, वो सहारा लेने लगते हैं गन कल्चर का, ताकि वो रास्ता बना सकें या वेंट दे सकें अपनी फ्रस्ट्रेशन को। और फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी स्टेटस को लेकर के, यथास्थिति को लेकर के, जो उनको समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ऐसे इसका मीनिंग निकलेगा। चलिए, कॉन्वर्सेशंस की वर्ब है फॉल,
फियर की वर्ब है लूम्स, डेस्परेट की वर्ब है फॉल बैक ऑन, फॉल बैक होना सहारा लेना किसी चीज का, गिव वेंट टू यानी किसी चीज को निकलने का रास्ता देना। कह रहा है जी गिवन दैट न्यूमरस पास्ट प्रेसिडेंट्स हैव ट्राइड एंड फेल्ड टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस ऑन कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म इंक्लूडिंग no fewer than 17 attempts by Barack Obama to introduce such legislation in Congress. It is only the emergence of a new enlightened leadership in both parties that could hold out hope for a less fractured and hateful polity. लंबा सेंटेंस है। कह रहा जी देखते हुए इस चीज को, किस चीज को, बहुत सारे न्यूमरस पुराने जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो ट्राई कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं स्टार्ट करने में, शुरू करने में बातचीत को कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म की। गन्स को कंट्रोल करना है, ये रिफॉर्म होना चाहिए और बड़ा कॉमन सेंस है। कह रहा देखते हुए कि कितने प्रेसिडेंट्स ने इस गन को कंट्रोल करने की बातचीत शुरू करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब हुए, जिसमें शामिल है 17 से बिल्कुल भी कम नहीं, नो फ्यूअर देन यानी बिल्कुल भी कम नहीं, 17 से बिल्कुल भी कम नहीं अटेम्प्ट्स बराक ओबामा के द्वारा जो किए गए थे इंट्रोड्यूस करने के इस तरह के कानून को कांग्रेस में। तो बराक ओबामा को आप खुद ही देख लो। कह रहा है जी ऐसा देखते हुए कि कितने प्रेसिडेंट आए लेकिन कोई भी गन्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ इमरजेंस या उभरने का जो काम है नई और समझदार लीडरशिप का दोनों पार्टीज में, जो वो लीडरशिप जो होल्ड आउट कर सके, सस्टेन कर सके, जिंदा रख सके होप को एक कम बंटे हुए और हेटफुल पॉलिटी के लिए या पॉलिटिक्स के लिए इन द पोस्ट ट्रम्प ईयर्स, ट्रम्प के बाद वाले सालों में। तो पहले वाले तो कुछ नहीं कर पाए, देख के हमें लगता है कि उनसे होगा भी नहीं, लेकिन अब नए वाले कुछ अच्छे एनलाइटर लीडरशिप आए, हमें उन्हीं से ही आशा है कि वही इस चीज को हमारे लिए होप को होल्ड आउट करेंगे अमेरिकन के लिए और गन कल्चर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग था। चलिए, न्यूमरस प्रेसिडेंट्स हैव ट्राइड, न्यूमरस प्रेसिडेंट्स हैव फेल्ड, दोनों वर्ब है इसकी। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कुड, होल्ड आउट, होल्ड आउट करना, किसी चीज को बनाए रखना, जिंदा रखना। नो फ्यूअर देन यानी बिल्कुल भी कम नहीं, 17 से बिल्कुल भी कम नहीं किए अटेम्प्ट, 17 से ज्यादा अटेम्प्ट जो है और ओबामा ने किए होंगे। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से, जो भी सीखा इस क्लास में आपने इस क्विज पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जी ऑथर का जो डिस्क्रिप्शन है चार्ली कर्क का कि वो एक मुखर या बड़बोला एडवोकेट था सेकंड अमेंडमेंट का या फिर गन कल्चर का, वो क्यों किया गया, डिस्क्रिप्शन क्यों दिया गया, ये क्यों बोला गया कर्क के बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भाई। जो आदमी गन कल्चर को सपोर्ट करता था उसी गन का वो शिकार बना। ये आयरॉनी दिखाने के लिए, ये हास्यास्पद बात बताने के लिए कि प्रो गन आदमी ही विक्टिम बन गया गन वायलेंस का, इसलिए इसका नाम जो है चार्ली कर्क का जोड़ के बताया गया गन के साथ। भाई ये कहते थे कि हर आदमी की जेब में गन होनी चाहिए और ऐसे ही कोई आदमी इनको शूट करके चला गया जिसकी जेब में गन थी। चल, कह रहा है जी ऑथर बराक ओबामा के 17 फेल्ड अटेम्प्ट्स को जो गन कंट्रोल के थे क्यों मेंशन करता है, क्या रीजन है उसका? ये बताने के लिए कि जब भी कोई समझदार लीडर आया है अमेरिका में और उसने कोशिश की है कंट्रोल करने की, वो नाकामयाब रहा है। वेल इंटेंशन लीडर्स भी फेल हो गए हैं सिस्टेमिक रेजिस्टेंस के सामने जो गन रिफॉर्म को लेकर के होती है। चल, अब कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं। किसी भी लिटरेरी वर्क के इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैप्टर से पहले वाले चैप्टर को क्या बोलते हैं? एपिलॉग, प्रोलॉग, मोनोलॉग या डायलॉग? आउटलैंडिश क्या होता है? लिंचपिन का सिनोनिम पूछा है आपसे, रैंकर, एस्पाउस या मेन स्टे? अमॉर्फस का मीनिंग पूछा है, हार्मलेस, नीडलेस, फॉर्मलेस या प्रोक्लिविटी? चारों अच्छे वर्ड्स हैं ये। लास्ट में 3 एरर्स मिलेगी जो कॉन्सेप्ट्स आपने 3 सीखे हैं। मैं आज बताऊंगा नहीं, बताता हूं तो फिर देखते ही आप पता कर लेते हो ना। मैंने क्वेश्चंस के आंसर डाल दिए हैं फर्स्ट कमेंट में, इस वीडियो के नीचे जाओ चेक करो और देखो फर्स्ट कमेंट से आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।